मध्य प्रदेश के अब तक के 5 सबसे अच्छे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुआ। नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति का वो दौर जब खेती करना किसी कैसीनो में दांव लगाने जैसा था। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मानसून के भरोसे था। अगर बारिश उठी तो समझो किसान की किस्मत फूटी। ऐसे दौर में एंट्री होती है श्यामा चरण शुक्ल जी की। श्यामा चरण शुक्ल जी को अगर हम मध्य प्रदेश में सिंचाई क्रांति का भगीरथ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके सत्ता में आने से पहले राज्य के खेतों तक पानी पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। उन्होंने आते ही समझ लिया कि अगर मध्य प्रदेश का विकास करना है तो सबसे पहले अन्नदाता के खेतों की प्यास बुझानी होगी। शुक्ल जी ने कागजी योजनाओं की फाइलों को साइड में रखा और जमीनी स्तर पर बड़े बांधों और नहरों के निर्माण का काम हाथ में लिया। उनके कार्यकाल में महानदी सिंचाई परियोजना और तवा बांध जैसे विशालकाय प्रोजेक्ट्स पर इतनी तेजी से काम हुआ कि विरोधी भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। शुक्ल जी का फंडा एकदम क्लियर था, भाषण कम और काम ज़्यादा। उन्होंने राज्य के सूखे और पिछड़े इलाकों में नहरों का ऐसा जाल बिछाया कि खेती की किस्मत ही बदल गई। जो किसान साल में सिर्फ एक फसल के लिए तरसते थे वे अब शान से 2 से 3 फसलें उगाने लगे। हालांकि राजनीति में उनके विरोधी हमेशा कहते थे कि शुक्ल जी ने नहरें तो बनवा दी लेकिन उनमें पानी समय पर नहीं आता। इस राजनीतिक खींचतान के बीच भी शुक्ल जी ने जल प्रबंधन के मामले में जो मील के पत्थर स्थापित किए उसका सबसे बड़ा फायदा बाद में छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को भी मिला। उनके इस विजनरी काम की वजह से ही सूखाग्रस्त इलाकों में हरियाली की नई इबारत लिखी गई। खेती को मानसून के जुए से बाहर निकालकर एक मजबूत आधार देने वाले श्यामा चरण शुक्ल जी हमारी इस विकास की लिस्ट में नंबर 5 पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। अब जब खेतों में पानी मिल गया तो बात आई कि सिर्फ खेती से तो राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था सुपरफास्ट नहीं बन सकती। फैक्ट्रियां और भारी उद्योग भी तो चाहिए थे। तो चले चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जिसने मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक नक्शे पर चमका दिया। नंबर 4 पर आते हैं डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जी। साल 1956 में जब नया मध्य प्रदेश बना तो हालात ऐसे थे जैसे किसी को बिना रंग रोगन किए हुए अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की चाबी थमा दी गई हो। ना ठीक से बिजली थी, ना फैक्ट्रियाँ और ना ही कोई बड़ा रेवेन्यू का जरिया। ऐसे नाजुक वक्त में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जी ने सूबे की कमान संभाली। काटजू जी के सामने चुनौती पहाड़ जैसी थी लेकिन उनका विजन आसमान से भी ऊंचा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिना हैवी इंडस्ट्री के कोई भी राज्य तरक्की की रेस में आगे नहीं दौड़ सकता। साल 1960 में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो आज भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक पहचान है। हम बात कर रहे हैं भोपाल के भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की। भेल की स्थापना करवाना काटजू जी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने मध्य प्रदेश को सीधे देश के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब की कतार में ला खड़ा किया। इस एक प्रोजेक्ट ने हजारों लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले और भोपाल की पूरी इकोनॉमी को रॉकेट की रफ्तार दे दी। सिर्फ यही नहीं, काटजू जी ने चंबल नदी घाटी परियोजना जैसी विशाल परियोजनाओं को रफ्तार दी। गांधी सागर बांध का काम उन्हीं के समय तेजी से आगे बढ़ा, जिससे राज्य को पहली बार बड़े पैमाने पर बिजली और सिंचाई दोनों की सौगात मिली। उनके बारे में अक्सर राजनीतिक गलियारों में चुटकी ली जाती थी कि काटजू जी जितने बड़े कानूनविद थे उतने ही शांत नेता थे, लेकिन उनके इसी शांत स्वभाव के पीछे एक ऐसा विजनरी दिमाग छिपा था जिसने आधुनिक मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव का पत्थर रखा। अगर आज भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में औद्योगिक चहल पहल दिखती है तो इसका पूरा श्रेय डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जी के उसी दौर के फैसलों को जाता है। भारी उद्योगों की नींव तो पड़ गई, लेकिन अगर राज्य में कानून व्यवस्था ही पटरी से उतर जाए तो कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिन्होंने एक तरफ बंदूकधारियों का इलाज किया और दूसरी तरफ नए उद्योगों के लिए रेड कारपेट बिछाया। नंबर 3 पर नाम आता है प्रकाश चंद्र सेठी जी का। 70 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब मध्य प्रदेश का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले चंबल के खूंखार डकैतों की तस्वीरें कौन जाती थी। उस जमाने में चंबल और बुंदेलखंड के बीहड़ों में कानून का नहीं बल्कि बागियों की बंदूकों का राज चलता था। विकास की बातें तो दूर, लोग शाम ढलने के बाद घरों से निकलने में भी कतराते थे। ऐसे अशांत माहौल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे प्रकाश चंद्र सेठी जी ने साफ कह दिया था कि जब तक भय मुक्त माहौल नहीं होगा तब तक विकास का पहिया घूम ही नहीं सकता। उन्होंने डकैत समस्या को खत्म करने के लिए लोहे के चने चबाने जैसी चुनौती को स्वीकार किया। एक तरफ उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी और दूसरी तरफ आत्मसमर्पण की कड़क नीतियां बनाई। नतीजा यह हुआ कि चंबल के बड़े बड़े गिरोहों का सफाया हुआ और बीहड़ों में शांति की वापसी हुई।
लेकिन सेठी जी सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहे। उनका असली गेम चेंजर प्लान तो मालवा रीजन के लिए तैयार हो रहा था। इंदौर और उसके आसपास के इलाकों, खासकर पीथमपुर को एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में कन्वर्ट करने का पूरा ब्लूप्रिंट प्रकाश चंद्र सेठी जी ने ही तैयार किया था। आज जो इंदौर देश की बिजनेस कैपिटल बनने की होड़ में शामिल है, उसकी शुरुआती स्क्रिप्ट सेठी जी के कार्यकाल में ही लिखी गई थी। राजनीति के तौर पर सेठी जी को बहुत कड़क और मूडी नेता माना जाता था, जिनके सामने बड़े बड़े अफसर भी पानी भरते थे। उनके ऐसे कड़क अंदाज का फायदा यह हुआ कि प्रशासन में लाल फीताशाही पर लगाम लगी और फैसले फाइलों में दफन होने की बजाय जमीन पर दिखने लगे। डकैतों के खौफ को मिटाकर उद्योगों के लिए सुरक्षित जमीन तैयार करने वाले प्रकाश चंद्र सेठी जी विकास की इस लिस्ट में नंबर 3 पर शान से खड़े हैं। अब कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हो गई और फैक्ट्रियां भी लग गईं, लेकिन असली विकास तो तब माना जाता है जब सत्ता सीधे जनता के हाथ में पहुंच जाए और हर बच्चे को स्कूल नसीब हो। तो चलते हैं उस नेता की तरफ जिनके कार्यकाल पर बहस तो बहुत होती है, लेकिन उनके सोशल रिफॉर्म्स को कोई खारिज नहीं कर सकता। नंबर 2 पर आते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के मिस्टर कंसिस्टेंट यानी दिग्विजय सिंह जी। 90 के दशक में जब देश की राजनीति में आया राम गया राम का खेल चल रहा था, सरकार महीनों में गए जाती थी। उस दौर में दिग्विजय सिंह जी ने लगातार 10 साल तक मध्य प्रदेश पर राज करके सबको हैरान कर दिया था। दिग्विजय सिंह जी का विकास मॉडल ईंट पत्थर और कंक्रीट की सड़कों से ज़्यादा मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस था। उनके विरोधी हमेशा तंज कसते थे कि दिग्गी राजा के राज में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह पता ही नहीं चलता, और बिजली तो जैसे ईंट का चांद हो गई थी। इस तीखे राजनीतिक सरकाज़म के बीच भी दिग्विजय सिंह जी ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में जो काम किए उसने इतिहास रच दिया। उन्होंने राज्य में शिक्षा गारंटी योजना यानी EGS की शुरुआत की। इस योजना का सीधा सा नियम था कि अगर किसी भी ग्रामीण इलाके में 40 बच्चे हैं और वहाँ कोई स्कूल नहीं है तो सरकार वहां तुरंत एक प्राथमिक स्कूल खोलेगी और स्थानीय स्तर पर ही शिक्षक की नियुक्ति करेगी। इस एक क्रांतिकारी फैसले की बदौलत मध्य प्रदेश के कोने कोने तक स्कूल पहुंच गए और साक्षरता दर में एक जबरदस्त उछाल आया। इस मॉडल की तारीफ खुद संयुक्त राष्ट्र यानी UNDP ने भी की थी। इसके अलावा उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को इतने प्रभावी ढंग से लागू किया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण सीधे गांवों की चौपाल तक हो गया। सरपंच को सीधे अधिकार दिए गए कि वे अपनी गांव के विकास के फैसले खुद लें। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपनी खुद की मानव विकास रिपोर्ट जारी की। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत उनके बिजली संकट पर तो फिट बैठती है, लेकिन ग्रामीण शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के मामले में उनका काम वाकई बेमिसाल था। यही वजह है कि विवादों और आलोचनाओं के बाद भी दिग्विजय सिंह जी नंबर 2 के पायदान पर मजबूती से टिके हुए हैं। अब वक्त आ गया है उस अंतिम और सबसे बड़ी नाम का, जिसने नंबर 5 से लेकर नंबर 2 तक के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया और मध्य प्रदेश के विकास की पूरी परिभाषा को ही रीराइट कर दिया। नंबर 1 पर काबिज हैं शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगभग 17 सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना एक अटूट रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। साल 2005 में जब इन्होंने सत्ता संभाली तब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, यानी एक ऐसा राज्य जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी मामा वाली छवि और गजब की सियासी ऊर्जा से पूरे राज्य का कायाकल्प कर दिया। उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान रहा कृषि के क्षेत्र में। उन्होंने मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर को 18 से 20% तक पहुंचा दिया, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया। पंजाब और हरियाणा जैसे पारंपरिक कृषि प्रधान राज्यों को पछाड़कर मध्य प्रदेश कई बार देश में सबसे ज़्यादा गेहूँ खरीदने वाला राज्य बना। शिवराज सिंह जी ने सिंचाई के बजट को इस कदर बढ़ाया कि जो सिंचाई क्षमता कभी सिर्फ 7.5 लाख हेक्टेयर के आसपास दम तोड़ रही थी, वो बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई। सूबे की सड़कें जो कभी गड्ढों के लिए बदनाम थीं, उनके कार्यकाल में शानदार हाईवे में बदल गईं। शिवराज सिंह जी का दूसरा सबसे मजबूत पक्ष रहा उनकी वेलफेयर पॉलिटिक्स यानी सामाजिक कल्याण की योजनाएं। लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना तक उन्होंने महिलाओं और बच्चियों को फोकस में रखकर ऐसी गेम चेंजर नीतियाँ बनाई जिसने राज्य के वोटिंग पैटर्न और सोशल स्ट्रक्चर दोनों को बदल कर रख दिया। हालांकि उनके लंबे कार्यकाल में व्यापम जैसे बड़े विवाद भी सामने आए और विपक्ष ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। साल 2026 के आज के परिदृश्य में भी जब विश्लेषक मध्य प्रदेश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का मूल्यांकन करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी का दौर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट नजर आता है।
बीमारू राज्य के कलंक को धोकर मध्य प्रदेश को एक विकासशील और कृषि प्रधान पावर हाउस बनाने के कारण शिवराज सिंह चौहान जी इस पूरी लिस्ट में निर्विवाद रूप से नंबर 1 के पायदान पर विराजमान है।